अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम आपको इस शो में। नाम है जिसका ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। और आज इत्तेफाक से वर्ल्ड किडनी डे भी है, यानी कि दुनिया भर में और पाकिस्तान में मनाया जा रहा है एक ऐसा दिन जहां पे हम अवेयरनेस, आगाही पैदा करना चाहते हैं कि गुर्दे हमारे जिस्म का कितना अहम उज़्व है। तो इसके मुतालिक डिस्कशन करने के लिए और आज के प्रोग्राम के शुरका से आपकी मुलाकात कराने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन के पास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और साथ में मेडिकल डायरेक्टर हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के। आज हमें ज्वाइन किया है डायबिटीज़ एजुकेटर के तौर पे हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस रिदा ज़हरा ने। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं मिस रिदा। डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरी दुनिया में गुर्दों का दिन मनाया जा रहा है, तो ज़रा गुर्दों के मुतालिक बताइए कि इनकी अहमियत क्या है, हमारे जिस्म में करते क्या हैं, इनको कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं और इनको सेहतमंद कैसे रखा जा सकता है। हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन है, 30 मिनट्स क्वेश्चन। आप इख्तिसार से बयान करें। अच्छा, तो गुर्दे बेसिकली हमारे जो जिस्म में दो होते हैं नॉर्मली। हमारी जो कमर का जो बीच लंबर रीजन जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे दो हिस्से दो जगह पे होते हैं और दोनों साइड्स पे होते हैं। और इसमें जो देखिए हमारा जो पूरा जिस्म है, इसमें तकरीबन को बिलियंस ऑफ फैक्ट्रीज हैं। आप देखें कि इतनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बिलियन ऑफ सेल्स हैं, और हर सेल, हर खुलिया अपनी जगह पे एक फैक्ट्री है, इंडिपेंडेंट फैक्ट्री। उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जी, और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और साथ उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। तो जब इतनी सारी फैक्ट्रियां बन रही हैं, तो जब भी हम बात करते हैं मॉडर्न इरा के अंदर भी, तो हम वेस्ट डिस्पोजल की बात करते हैं कि जहाँ पे जितना बनेगा आपको फ़ायदा हो रहा, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसको भी डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये अल्लाह ने हमें एक बड़ा अच्छा इसका सिस्टम दिया। तो किडनी का ये काम है कि इस जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको वो निकाला जाए खून से और उसको यूरिन के अंदर एक्सक्रीट किया जाए। वेस्ट प्रोडक्ट्स खून में शामिल हो जाते हैं? जी, देखिए जो भी बना है वो खून के अंदर शामिल हो रहा होता है ना, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ग्लूकोज का हो रहा है, सारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो उसके अंदर आते हैं। दूसरा इसका रूट ऑफ एक्सक्रीशन इंटेस्टाइन के थ्रू है, 2 रूट ऑफ एक्सक्रीशन है। तो जो मेजर बहुत सारी चीज़ों का जो मेजर जो रूट है वो गुर्दे ही इसका काम करते हैं। और गुर्दे बजाते खुद ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, यानी एक जो सेल है वो खुद बजाते खुद अपनी जगह पे एक फैक्ट्री है फिल्टर करने की। वो फिल्टर है वो, यानी कि आपका जो खून है तकरीबन जो आपका 20 मिनट के अंदर पूरे जिस्म का खून सारा वॉश हो जाता है। नॉर्मली आपके जो गुर्दे हैं 1 मिनट में 90 से लेके 120 सीसी ब्लड फिल्टर करते हैं 1 मिनट के अंदर। तो ये इतनी ज़बरदस्त फैक्ट्री है। तो इसकी अच्छा इसमें खूबसूरती ये है कि आपने वेस्ट, ये नहीं कि गुर्दे से वो वेस्ट गुजरा और वो वेस्ट यूरिन के अंदर चला गया, तो उन्होंने ऐसे का पूरा खून गुर्दों के से गुजरता है, तो गुर्दे उसमें एक सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी जो काम की चीज़ें होती हैं वो वापस खून में फेंक देते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको दोबारा जाने दो। तो ये एक इसका एक इनके ज़ुम्मे ये बहुत बड़ा काम है। दूसरा इसके अंदर जो गुर्दों के अंदर 2-4 और अफ़आल हैं बहुत ज़िम्मेदार हैं, वो ब्लड प्रेशर का मेंटेन करना, क्योंकि ब्लड प्रेशर के इनके अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर कभी ब्लड वॉल्यूम कम होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, तो ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं, ऐसी उसके अंदर हार्मोन्स पैदा होते हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर दोबारा मेंटेन होता है। दूसरा ये विटामिन डी का इसमें मेटाबॉलिज्म होता है, जो उसकी जो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी वो यहाँ बनती है। तीसरा जो इसका मेन काम, क्या फ़ायदा होता है? विटामिन डी है जो हमारी बोन हेल्थ के अंदर काम होता है, जिसके अंदर अब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जिस्म में होती है और इससे बोन्स की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। जो तीसरा काम है इसका खून की कमी, लोग बहुत कहते हैं जी उसका जिगर खून नहीं बना रहा, हालांकि खून जिगर में नहीं बनता ना गुर्दे में बनता है, खून तो हड्डियों के अंदर बनता है, गुर्दे वाली हड्डियों के अंदर। और लेकिन ये जो खून बनाने वाला जो हार्मोन है जिसको एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, ये गुर्दे के अंदर बनता है। तो इसके आप अफ़ाल से देखें। और चौथा काम है इसका इलेक्ट्रोलाइट मैटर जो इम्बैलेंस होने लगता है उसको भी ये करेक्ट करता है। और पांचवा काम है कि जो फालतू जो
ख़ास तौर पे जो अद्वियात हैं जो आपके लिए हो सकते हैं, उनके जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं वो भी यूरिन के अंदर दोबारा एक्सक्रीट करता है। तो इसकी एक मल्टी फंक्शन, ये पूरी की पूरी बजाते खुद एक फैक्ट्री है। तो इनके जो काम है, जैसे फिर मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। एक तो आपका ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, जो फासद मादे उनको एक्सक्रीट करता है। तीसरा जो खून की जो कमी, जो हेमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है, एरिथ्रोपोइटिन वो इसमें बनता है। विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म के अंदर है, इसका रोल है। तो ये एक इसके बहुत अहमियत का हामिल ये एक उज़्व है। अच्छा, अब इसमें है कि ये इसका इफेक्ट भी बहुत जल्दी होता है। अब बहुत सारी चीज़ें, इसको इन्फेक्शन जल्दी हो सकती है, इसके अंदर पथरियाँ बन सकती हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट भी एक्सक्रीट हो रहे होते हैं। तो इसके और इसको इन्वॉल्वमेंट, शुगर के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, डायबिटीज़ के अंदर, और हाइपरटेंशन के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इसके अंदर जो बीमारियाँ इसको लाहक हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, इन्फेक्शन क्यों कर हो सकती है और उससे बचा कैसे? इन्फेक्शन जो होती है, जो नॉर्मली फीमेल्स के अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि उनका यूरिनरी ट्रैक वो छोटा होता है, शॉर्ट होता है, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये ब्लड बॉर्न होती है बेसिकली, या लोकली अगर स्टोन है उस किडनी के अंदर, वहाँ भी इन्फेक्शन का एक सेंटर होता है, तो ये वहाँ से भी इन्फेक्शन आ सकता है। जो डायबिटिक के अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, यानी बहुत जल्दी उनको इन्फेक्शन होती है, क्योंकि उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त नहीं होती। और डॉक्टर साहब, स्टोन्स की बात आपने की है, वो क्यों बन जाते हैं? स्टोन्स होता है कि जो, क्योंकि ये डिफरेंट साल्ट से बने होते हैं, ऑक्सीलेट्स है, कैल्शियम है, मुख्तलिफ जो साल्ट हैं, उसका जब उनके अंदर प्रोपोर्शन तनासब डिस्टर्ब होता है तो ये स्टोन बन सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम कर सकते हैं। वो स्टोन किडनी के अंदर रह भी सकता है, किडनी से नीचे ट्रैवल करके जो नाली यूरेटर जिसको तो वहाँ भी आ सकता है, और मसाने के अंदर भी आ सकता है। ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का जिक्र किया कि इसके होने से, यानी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई होने से और ब्लड शुगर हाई होने से भी ये मुतासिर हो सकते हैं गुर्दे, इनको इफ़ेक्ट हो सकता है। ये कैसे होता है और इससे बचा कैसे जाए? देखिए, इसमें जो होता ही है कि जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना रहे तो, और हाई प्रेशर जो आपके किडनी को, कि किडनी मुसलसल एक प्रेशर का उनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि सारा खून उससे गुजरना होता है। अगर तो नॉर्मल प्रेशर से गुजर रहा है तो वो तो एक बिल्कुल सही, उसको कोई डैमेज नहीं करेगा। अगर हाई प्रेशर, जैसे आप पानी की धार, बहुत तेज़ धार हो, वो किसी दीवार पे भी मारते हो, दीवार का जो प्लास्टर है वो भी उखड़ सकता है। तो इसी तरह जब हाई प्रेशर के ज़रिए आपका किडनी के थ्रू जाए तो किडनी के अंदर डैमेज ये कर सकता है। इसी तरह जब जो शुगर अनकंट्रोल होती है तो ऐसे मादे बनते हैं जिसको ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स कहते हैं, वो इसके अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, जो इसके डैमेज को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो इसकी वजह से भी प्रोटीन आ सकती है यूरिन के अंदर, फिर क्रेटिन इफेक्ट कर सकती है, और यानी गुर्दों के अफ़ाल मुतासर हो सकते हैं। तो दोनों बीमारियां बेसिकली एक ही तरह के, जो उसका आउटकम एक ही होता है कि उसके अंदर प्रोटीन आ सकती है यूरिन के अंदर, और दूसरा ये है कि इसके जो है आपके क्रेटिन वो बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब, कैसे ये करें कि पानी कितना इस्तेमाल करें हम, और कैसे हम ये करें कि भाई वो पथरी ना बने, इन्फेक्शन ना हो? देखिए, इसमें जो पानी का इस्तेमाल, लोग कहते हैं जी साहब, एक बड़ी मिथ है जी पानी खुला पिएं और जो है आपको गुर्दे ख़राब नहीं होंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं है, पानी हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक पीना चाहिए। हम क्योंकि गर्म खुद अंदाज़ा हो जाता है। अंदाज़ा देखिए, आपका बॉडी के अंदर थर्ड सिस्टम है जो आपको बताता है कि आपको इतनी प्यास है, तो वो भी रेगुलेट करता है आपके फ्लूइड इनटेक को। हमारा कोई गर्म मौसम होता है, यहाँ ज़्यादा शिद्दत का मौसम होता है, तो हम जो जितना पानी हमें पीना चाहिए उतना नहीं पीते, तो डिहाइड्रेशन की स्टेट होती है। जब डिहाइड्रेशन, ऐसा इसमें सिस्टम देखिए, अल्लाह का इतना अच्छा सिस्टम है। मिसाल के तौर पे अगर 2 लीटर आप पानी पी लेते हैं तो असूली तौर पे आपका 2 लीटर वज़न बढ़ जाना चाहिए, 2 लीटर के बराबर फूल जाना चाहिए, जिस्म को नहीं फूलता। तो जो ही जब ये 2 लीटर खून के अंदर पानी शामिल होता है तो आपके किडनी को अंदर जो सेंसर लगे होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो यूरिन ज़्यादा बनाना शुरू करते हैं। देखिए, जब ज़्यादा पानी पी ले तो यूरिन ज़्यादा आता है। जैसे सर्दियों में हमें पानी जितना भी ज़्यादा पिएंगे तो यूरिन को हमें ज़रूरत नहीं होती उतने, और जो ही अगर आप गर्म में जाते हैं या पानी कम पीते हैं तो आपके यूरिन की मिकदार कम हो जाती है और कंसनट्रेटेड यूरिन हो जाता है। तो ये बड़ा अच्छा इंटरनल सिस्टम है जो सेंस करता रहता है आपके वॉल्यूम को अंदर रेगुलेट करने में। तो एक तो ये है, पानी हमें जो अपनी प्यास के मुताबिक
पीना चाहिए। ठीक है। अगर आपको पथरी का शिकायत है तो उसमें आमतौर पे ये होता है कि पानी को कम पी रहे होते हैं तो लोग उसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिन लोगों के गुर्दों के अफाल मुतासर हो जाए, फॉर एग्जांपल उनका क्रेटिन हाई जा रहा है, तो उसमें हम, और उसमें वॉल्यूम ओवरलोड है, यानी उनका गुर्दे काम ना करने की वजह से पानी जिस्म में इकट्ठा हो रहा है, अगर आप उनको खुला पानी पिलाएंगे तो और पानी इकट्ठा होगा, गुर्दे उसको एक्सक्रीट नहीं कर रहे, तो फिर इस तरह हमें ओवरलोड हो सकते हैं, एडीमा हो सकता है, सूजन हो सकती है। तो उसमें अपने डॉक्टर के मशवरे से पानी के फ्लूइड के इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करते हैं जब आपके किडनी के मुतासर या गुर्दों के अफाल मुतासर हों। तो डॉक्टर साहब आपने काफ़ी कुछ बता भी दिया, हम मज़ीद इस पर बात करेंगे, मगर इस वक्त हम एक ऐसा सवाल भी आपसे पूछ रहे हैं, केस सिनेरियो जो एक पेशेंट को प्रॉब्लम भी है और किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो सवाल का जवाब जब आप देंगे तो काफ़ी लोगों के लिए उसमें से भी आंसर्स निकल आएंगे। डॉक्टर इम्तियाज़, सवाल ये है कि 56 साल इनकी उम्र है और ये 15 साल से डायबिटिक है और टैबलेट्स पे हैं, ओरल मेडिकेशन पे हैं, और इनका HbA1c ज़रा लम्हा फ़िक्रिये वाला है, 12.3 है। अच्छा, अब इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनके पेशाब में झाग बन रही है और इन्होंने अपना पेशाब चेक भी कराया, यूरिन कंप्लीट जो कराया उसमें प्रोटीन 3+ आई है। अच्छा, और ये कहते हैं कि अब आप बताइए मैं क्या करूं। रेहान उमर है गुजरावाला से। अच्छा, इनका जो क्वेश्चन है बेसिकली इसी मुनासबत से हम आज किडनी की भी बात कर रहे हैं तो उस लिहाज से हम बात भी करते हैं। इनकी जो, जैसे भी आपने एक सवाल किया कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर कैसे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो बेसिकली वो डैमेज करते हैं, तो डैमेज का पता कैसे चलता है जी, उसका मैं थोड़ा सा बता दूं। नॉर्मली एक टेस्ट होता है जिसको माइक्रो एल्ब्यूमिन, यूरिन का टेस्ट होता है, यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन। माइक्रोम छोटी को कहते हैं, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन का नाम है। तो अगर थोड़ी सी भी प्रोटीन यानी गुर्दों के अफाल मुतासर होना शुरू हों तो मामूली सी भी प्रोटीन लीक होकर यूरिन के अंदर आ जाती है, जिसको माइक्रो एल्ब्यूमिन कहते हैं। हम जब वो मेजर करते हैं इससे हमें पता चलता है कि थोड़ा सा आगाज़ हो गया है, बुनियाद रखी जा रही है डैमेज की। अच्छा, ये जो स्टेज है ये रिवर्सिबल है, यानी डॉक्टर पहले ये फरमाइएगा कि कितनी अगर हो तो आप समझते हैं कि यह गड़बड़। नॉर्मली इसका 30 मिलीग्राम तक इसका होता है लेवल, अगर 30 से ऊपर हो लेकिन 300 से कम हो तो फिर हम इसको माइक्रो की स्टेज कहते हैं। जब 300 मिलीग्राम से ज़्यादा प्रोटीन यूरिन में आने लग जाए तो इसको मैक्रो की स्टेज कहते हैं, मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं। बहरहाल, तो इस तरह जो है इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे गुर्दों के अफाल मुतासर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो डायबिटीज़ और जो ब्लड प्रेशर ये दोनों ये डैमेज कर सकते हैं, जैसे भी बात की। इनके केस में उन्होंने लिखा 3+ प्रोटीन आ रही है जी। 3+ प्रोटीन का मतलब ग्रॉस प्रोटीन यूरिया, यानी 300 मिलीग्राम से ज़्यादा है। तो ये जो स्टेज है ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। लेकिन इसको हम अच्छे कंट्रोल के साथ, ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल करें, शुगर को अच्छा कंट्रोल करें, तो ये डैमेज है इसको किसी हद तक थोड़ी बहुत तलाफ़ी कर सकते हैं, लेकिन जो डिजीज़ है वो प्रोग्रेस करती रहेगी। तो इनके जो क्लू है इनके सवाल के अंदर कि इनका जो शुगर लेवल है वो बहुत हाई है और गोलियां खाते जा रहे हैं। और ये देखें, नहीं देखें आप कितने, 15 साल से शुगर उनको, जी इनको 15 साल से शुगर है, 56 साल उम्र है, 56 साल उम्र है, 15 साल से पहले। तो इन्होंने उस बस को मिस किया जब इनको इंसुलिन शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने अपने को शुगर को अच्छा कंट्रोल नहीं रखा और अपने किसी मॉलेज के ज़ेरे इलाज नहीं रहे जो इनका टेस्ट करवाता है, यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन करवाता, फिर उसके बाद उसको अगर होता तो उसको उस मुनासिबत से इलाज करता है। और मुझे लगता है इनको ब्लड प्रेशर भी है, होगा लाजमी होगा, पर उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो ब्लड प्रेशर के भी ये मरीज़ होंगे। और अब ये प्रोटीन है ये लीक कर रही है, यानी यूरिन के अंदर जो झाग आ रही है बेसिकली ये प्रोटीन की इंडिकेशन है कि ये प्रोटीन इनके अंदर आए। तो इनको फौरी तौर पे जो करना चाहिए कि तो अपने डॉक्टर से फौरी तौर पे रुजू करें और अपने ये गोलियों का वाला जो सिलसिला है इसको मुनक़ता करें और अपने आपको इंसुलिन पे आपका डॉक्टर आपको शिफ्ट करें। बड़ा एक अहम सवाल यहाँ पे मैं लोगों के लिए भी पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि जो गोलियाँ खाते रहे हैं शुगर को कंट्रोल कर, उन्होंने इनकी किडनी ख़राब की है। ये बड़ा लोग ना इसको कहते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मेरे पास भी जब पेशेंट आते हैं वो ये कहते हैं डॉक्टर साहब ये गोलियों ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने कहा गोलियों ने बेड़ा गर्क नहीं किया, आपकी शुगर ने आपका बेड़ा गर्क किया। अच्छा, होता ये है कि काम कोई और करता है, बदनाम कोई और है।
सही बात, ठीक है ना। बिल्कुल। तो गोली, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो गोलियां खाते चले जाते हैं, शुगर कंट्रोल में नहीं होती फिर भी खाते जाते हैं। डॉक्टर उनको कहता है मुझे आप इंसुलिन पे चलिए, नहीं डॉक्टर साहब एक चांस और दें हमें, और गोलियां खिलाएं हमें, और अच्छी सी गोलियां लेके दें। वो खाते 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 उस स्टेज पे चला जाता है जब शुगर ने इनके गुर्दों को ख़राब कर देती है। जो शुगर ने गुर्दों को ख़राब कर दिया वो कहते हैं इन गोलियों ने किया। वो इसको मोरद इल्ज़ाम नहीं देते कि इनकी डायबिटीज़ जो अनकंट्रोल रही है वो इसकी जिम्मेदार है जो इनके गुर्दों को जिसने ख़राब की। सर अनकंट्रोल डायबिटीज़ कैसे ख़राब कर देती है? क्योंकि जैसे मैंने बात की कि जब आपकी जो डायबिटीज़ जब आपको ज़्यादा आपका करता है, जब ये हाई शुगर वाला ब्लड गुर्दों से गुजरता है तो ये जो ग्लूकोज है ये टॉक्सिक होता है। ये किडनी के अंदर जब जाता है तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिसको एज कहते हैं, उसका मेरा केमिकल नाम है तो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जिसको हम कहते हैं एज के नाम से उसको कहते हैं। तो वो डिपॉजिट हो जाता है किडनी के अंदर। तो वो जो डिपॉजिट होते हैं वो किडनी को डैमेज कर रहे होते हैं। वहीं पे जो इन्फ्लामेटरी सेल्स भी आ जाते हैं, थोड़ी सी पैथोलॉजी में चले तो इन्फ्लामेटरी सेल वहाँ पे अपना एक नया सिलसिला शुरू कर देते हैं। तो इस तरह किडनी डैमेज होना। तो एल्ब्यूमिन क्यों फिर आने लग जाता है? जब वो डैमेज हो जाते हैं तो जो किडनी जो बिल्कुल एक वहाँ पे लीकेज समझे हो जाती है कि वो जो नॉर्मली जो प्रोटीन को नॉर्मली क्या होता है कि जब खून हमारे गुर्दों से गुजरता है तो एल्ब्यूमिन भी गुर्दों नेफ्रॉन के अंदर आती है जी। तो लेकिन वो वापस किडनी उसको वापस रीअब्सॉर्ब कर वापस को उसको फेंक देते हैं। तो ये वापस फेंकने वाली कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो वो यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाती है। तो ये इंडिकेशन ये होती है प्रोटीन का आना कि गुर्दों को डैमेज अच्छा खासा पहुंच चुका हुआ है। तो डॉक्टर साहब अगर वापस नहीं आती एल्ब्यूमिन और पेशाब में झाग में कोई ऐसी चीज़ें भी फिर बॉडी में से नहीं निकलती अगर किडनी ख़राब होगी और वो खून में ही रह जाती है? खून में रहती है। जैसे आप देखें ना, जब आपका किडनी डैमेज होना शुरू हो जाता है किसी पेशेंट का तो आपका जो क्रेटिनिन लेवल वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यूरिया बढ़ना शुरू होता है। यूरिया इटसेल्फ एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और ये यूरिया जब बढ़ा हुआ होता है ये सारे जिस्म के अंदर जब खून के अंदर गर्दिश करता है तो ये अपना रंग दिखाता है। क्या रंग? रंग ये दिखाता है कि स्किन पे खारिश हो सकती है आपको जब किडनी के पेशेंट के इफेक्ट करते हैं, और भूख की कमी हो जाती है, मैदे को इफेक्ट कर सकती है, आपका जो कि आपका जो खून बनने की कैपेसिटी है जो एनीमिया डेवलप हो जाता है। क्योंकि मैंने बताया कि एरिथ्रोपाइटिन जो हीमोग्लोबिन बनाने वाला हार्मोन है जो है वो यहाँ पे किडनी के अंदर बनता है। तो जब पेशेंट टिपिकल उसकी लुक होती है, एक ग्रेश लुक हो जाती है, उसके साथ उसका पिलाहट आ जाती है, उसको भूख कम लगती है, वॉमिटिंग होती है और मेंटल लेवल भी इफेक्ट, मेंटेशन भी इफेक्ट हो सकती है। एडवांस स्टेज पे पेशेंट को इतना ब्लड प्रेशर का तेज़ हो जाता है वो किसी दवा से कंट्रोल नहीं होता, जिस्म सूजने लगता है। तो फिर हमें और तरीके करने पड़ते हैं जिसमें हम टेम्परेरी डायलिसिस भी कर सकते हैं और जो उसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट है रीनल ट्रांसप्लांट भी है। तो लेकिन क्योंकि ये पिक्चर देखने पे काफ़ी एडवांस है, ग्लूमी है और खौफनाक बज़ाहिर लगती है, लेकिन अच्छा पहलू इसमें हम, क्योंकि हमारा मकसद है हम अच्छे पहलू को भी उतना ही उजागर करें, क्योंकि आप अपनी शुगर को शुरू से ख्याल रखें, अपने स्क्रीनिंग टेस्ट पे वो रखें और ऐसी अद्वियात अपने डॉक्टर से लिखवाते रहें जो आपकी शुगर को कंट्रोल करे और आपके किडनी को महफूज भी रखे। डॉक्टर साहब ये बड़ा अहम बात है, मैं 2 सवाल इकट्ठे आपकी तरफ भेज रहा हूँ। मिस ये ज़रा आज क्योंकि वर्ल्ड किडनी डे है तो मैं डॉक्टर से सवाल पूछे जा रहा हूँ, आपको मौका मिलेगा। मैं भी सर से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाली थी। आपने बात की कि विटामिन डी की जो प्रोडक्शन होती है वो किडनीज में होती है, तो वुमेन हेल्थ डे के बारे से मैं ये पूछना चाहूँगी कि अक्सर एशियन ख़वातीन जो होती हैं उनमें विटामिन डी की कमी होती है, तो इसका क्या ताल्लुक कहीं आपके किडनी के वीक होने से है? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने है कि वुमेन डे के हवाले से बात की है। हमारी जो ख़वातीन क्या मर्द भी विटामिन डी की कमी का शिकार है। बेसिकली जो विटामिन डी की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। विटामिन डी स्किन में बनता है, अच्छा। जो उसको D1 जो कहते हैं, फिर ये D2 जो लिवर में उसका मेटाबॉलिज्म, जो अल्टीमेट जो एक्टिव जो इंग्रेडिएंट है जो बनता है वो किडनी के अंदर बनता है, विटामिन D3 विच इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो और स्किन में कब बनता है? जब हम धूप में बैठते हैं। धूप में कौन बैठता है? धूप में बैठते हैं? तो बिल्कुल नहीं बैठती, बिल्कुल है ना। तो मर्द भी आजकल नहीं बैठते, ज़्यादातर ऑफिस है। और दूसरा कि हमारी जो स्किन है थोड़ा सा इसके अंदर एक्सपोज भी नहीं हम करते, अपने आप को एक्सपोज भी नहीं करते। दूसरा ये है कि इसमें 2-3 कैच पॉइंट्स हैं
कि हमारी जो स्किन के अंदर है, क्योंकि हम डार्क स्किन पीपल हैं तो हमारे अंदर मेलानिन ज़्यादा होती है। तो मेलानिन एक किस्म की शील्ड होती है जो ब्लैक कलर का, जो हमारा जो नमी रंग है, तो उसकी वजह से हमारी धूप वो पूरी तरह उस हमारे टिश्यू में नहीं पहुंचती जितनी पहुंचनी चाहिए। और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जैसे बहुत सारी जो पर्दा ऑब्जर्विंग हैं लेडीज़ हैं, जो जिनका वो अबाया है या नकाब है, उससे भी काफ़ी उनका एक्सपोजर नहीं होता, लेकिन मर्दों का भी नहीं होता, उन्होंने भी अपने पूरा उसी तरह के अपने लिबास पहना होता है। तो उसमें ये है कि लेकिन आप ये देखें कि वो सुबह का एक ख़ास लम्हा होता है, लम्हा नहीं एक पीरियड होता है 9 से 10 बजे सुबह, जिसमें आप वो सन की जो वेव लेंथ है वो ऐसी होती है जो आपकी विटामिन डी को एक्टिव करती है। वाह। तो आप उस पीरियड में एक्सपोज हों, हम नहीं होते। वेस्ट में लोग होते हैं, उनके अंदर मेलानिन भी नहीं होती और वो बीचेस पे अपना वो अपने स्किन को एक्सपोज करते हैं। अपने घर में तो ख़वातीन मतलब अगर पर्दा ऑब्जर्विंग है घरों में करना चाहिए, घर में कर सकते हैं। कोई ऐसी जगह छत हो सकती है, कोई ऐसी कहीं आ रही है धूप, जी वहीं पे, लेकिन एक्सपोज करना चाहिए अपने आप को। लेकिन घर के अंदर भी, घर के अपनी चार दीवारी के अंदर भी अपने आप को इस मुताबिक चल सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है इसके अंदर कि हम जेनेटिकली हम लोगों के अंदर, एशियंस के अंदर विटामिन डी की कमी है, बहुत कमी है। अगर आप अपना मेरा सबका लेवल चेक करें, मैं खुद बजाते खुद विटामिन डी भी इस्तेमाल करता हूँ, मुझे पता कि मेरा लो होगा विटामिन डी। तो विटामिन डी का रोल बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर आ गया, वो हर सिस्टम के अंदर है, साइकेट्री के अंदर है, डायबिटीज़ के अंदर है, कैंसर के अंदर है, जी मूड पे भी असर डालती है। तो उसके अब ये है कि अच्छा, दूसरा जो है कि लिवर के अंदर चला अगर, और जब अल्टीमेट जो किडनी प्रॉब्लम होती है ये, लेकिन ये आपका जो सवाल है कि आप ये पूछना चाह रही हैं कि कहीं जिसको ख़वातीन जिनको विटामिन डी की कमी, उनको किडनी तो नहीं ख़राब, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर है। किडनी ख़राब हो के वो पहले बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जब वो विटामिन डी की कमी होगी। तो किसी खातून को विटामिन डी की कमी, वो खौफजदा ना हो कि उनको खुदा ना खासा को किडनी खराब हो गए, लेकिन ये किडनी उनका एक्सपोजर सनलाइट से नहीं है। अच्छा, दूसरा इसकी रिप्लेसमेंट हम नहीं करते। रिप्लेसमेंट क्या है कि हमें विटामिन डी लेना चाहिए, खुराक में शामिल करना चाहिए, इसको रेगुलर बेसिस पे लेना। दूध भी नहीं पीती ख़वातीन को अगर आप एनालाइज करें, जो मैंने अपने क्लिनिक पे, मेरा अपनी जो एक्सपीरियंस है कि तकरीबन 80 to 90% औरतें दूध नहीं लेती। चाय का पूरा एक कप पूरा जितना तेज चाय, कड़क वाली 3 दिन में 3 से 4 दफ़ा, लेकिन जो मिल्क इनटेक है वो बिल्कुल नल। और अल्टीमेटली फिर जाहिर है कि आपका डेफिशिएंसी आती है, आपको कैल्शियम नहीं मिलता, विटामिन डी की आगे कमी है। तो ख़वातीन की जो ही उनकी एज आगे बढ़ने लगती है तो उनको फिर वो ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों में दर्द, टांगों में दर्द, मेनोपॉज से फिर और ये मेनोपॉज में, क्योंकि जब होता है बोन घुलती ज़्यादा है, बनती कम है, तो ये प्रॉब्लम और एग्रेवेट करती है। तो आपने बहुत सारी औरतों को, ख़वातीन को देखा होगा कि वो अक्सर जोड़ों के और ये हड्डियों के मसाइल का शिकार होती है। बेसिकली वो दूध नहीं लेती, बस एक जैसे बहुत एक कंपनी ने आप मिल्क इनटेक की कैंपेन चलाई, फोर्टिफाइड कैल्शियम देते हैं और बोन्स की हेल्थ के लिए, ये बड़ी अच्छी बात है। ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके अंदर ये फ्रैक्चर्स और ये बोन्स के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो बात हो रही थी और मैं बीच में सवाल कुछ और करना चाह रहा था, और वो ये करना चाह रहा था पहले जो आपने जो सवाल किया कि आपने फरमाया इन साहब के लिए कि अगर ये इंसुलिन पे बर वक्त चले जाते और इंसिस्ट ना करते दवाइयों पे, तो इनके ब्लड शुगर लेवल्स हाई इतने ना होते कि इनके गुर्दे ख़राबी तक पहुंच जाते। और आपने ये भी फरमाया कि ये दवाइयाँ जो गोलियाँ खाते रहे उन्होंने गुर्दे ख़राब नहीं किए, एंटी डायबिटिक मेडिसिन ने नहीं किए, बल्कि शुगर हाई ने किया। अब 2 सवाल और, आपने जो इंसुलिन तजवीज़ की, तो इंसुलिन भी तो लोग जब लेते हैं तो फिर उनके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, और जो ये ऐसी भी कोई दवाइयाँ आपने जिक्र किया कि वो ले लेते तो गुर्दों की बचत हो जाती, कोई उनको प्रोटेक्शन मिल जाती, 2। और सर तीसरा ये है कि कोई ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो वाकई गुर्दे ख़राब कर देती हैं। तो मैंने बंच कर दिया 3 सवाल। अच्छा, इसमें इंसुलिन, अगर इसमें छोटी सी एक मिसाल, अगर कोई सड़क के किनारे आप कोई बंदा जिसके एक्सीडेंट है, आप उसके पास जाते हैं, ज़ख्मी हालत में है, आप उसके पास बैठे हैं, आप उसका हाथ उठाते हैं, पकड़ते हैं कि पता नहीं उसको कुछ नब्ज़ है, उसको कोई मेडिकल एड देने की कोशिश करते हैं, वो वही खुदा न खास्ता वो फौत हो जाता है।
तो अगर आपको कहे जी ये फलां आपकी वजह से आपने हाथ उसका पकड़ा था तो ये वो फौत हो गया, नहीं आप तो नब्ज देख रहे नब्ज थे देख कि रहे चल थे रही है कि नहीं। ठीक है ना, तो ये देखना चाह रहे थे। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम इंसुलिन उस स्टेज पे शुरू करते हैं जब पेशेंट का कुछ नहीं रह चुका होता है, तो वो इंसुलिन जब शुरू करते हैं तो उतनी देर में पता चलता है गुर्दे भी खराब हो चुके हुए हैं, आंखों में भी असर आ चुका है, पाँव पे भी, जी इंसुलिन ने किया। हालांकि जिस तरह उस शख्स का कसूर नहीं है जिसने नब्ज देखने की कोशिश की है, इसी तरह इंसुलिन का भी कसूर नहीं है कि वो जो है कि उसके गुर्दे ख़राब करें। इंसुलिन एक लाइफ सेविंग दवाई है और बेसिकली जो आपके अंदर डेफिशिएंसी है जो बॉडी के अंदर वो इंसुलिन की ही होती है। हार्मोन है ये, हार्मोन है, दवाई तो इसको कहा जा सकता है, लेकिन बेसिकली ये हार्मोन है जिसकी कोई सेट डोज नहीं है, वो आप जितनी जिसको कोई रिक्वायरमेंट है वो दे सकते हैं। तो उसको ये ज़रूरत थी जिसमें कम होगी जी। और वैसे भी देखें जो हमारे मुल्क में लोग इंसुलिन, जो मैंने एक स्टडी की अपनी रिसर्च में पेपर में हमने शाया की, उसमें था कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 9 साल के बाद इंसुलिन पे आते हैं लोग। ये शुगर होने के, ये बिल्कुल ठीक है, ये हमने रिसर्च की है। नहीं ये ट्रेंड ठीक है, नहीं बिल्कुल गलत है। हमें अर्ली इंसुलिन पे देखें, हमने एक प्रोग्राम में बात की थी कि आप अपने आप को कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचाएं। जब किसी बंदे को डे 1 पे डायबिटीज़ होगी, वो पहले दिन से इसकी गर्दन दबोच ले, ठीक है, पहले दिन से उसको कंट्रोल रखे। जब हम कंट्रोल को ढीला ढीला रखते 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 5, 6, 7, 8, 9 साल, तो वो ढीला कंट्रोल कुछ ना कुछ रंग दिखा देता है। तो हम अगर पहले दिन से उसको अच्छे कंट्रोल में ले जाएंगे तो हमारा बॉडी इसको याद रखता है, जिसको मेटाबॉलिक मेमोरी कहते हैं। यानी ये कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल प्रिवेल करता है आपकी सारी थ्रू आउट लाइफ, जो आपको अच्छे इसके फ़ायदे से जो आप उसका समर आपका उसका उससे एंजॉय हो सकते हैं। अर्ली इंसुलिन पे जाना चाहिए। अर्ली जो अगर आपका डॉक्टर आपको कहे फौरी तौर पे, बहुत सारे डॉक्टरों के अंदर भी इनर्शिया है कि वो रिलक्टेंट होते हैं इंसुलिन पे जाने के लिए, लेकिन अगर मेरा ख्याल अगर किसी को अगर इंसुलिन की ज़रूरत है तो आपको फौरी तौर पे शुरू कर लेनी चाहिए। तो ये इंसुलिन को डिले करने में सिर्फ गुर्दे ही इफेक्ट होते हैं या वो आप कहते होते हैं कि छोटी शरियाने, माइक्रो वेसल्स, सारी की सारी जो आँखों की, नर्व्स की, आपके जो गुर्दों की और हार्ट के सारे जो अफ़ाल हैं वो मुतासर हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है डायबिटीज़ का, तो हम फिर कॉम्प्लिकेशन की तरफ हम कॉम्प्लिकेशन, हमारी जो एनर्जी और जो पैसा जो शुगर कंट्रोल करने में लगना चाहिए हमारा कॉम्प्लिकेशन ट्रीटमेंट पे लगता है। और हमारे रिसोर्सेज पाकिस्तान के या गवर्नमेंट के पास इतने नहीं है कि आपको कोई 10-20 ट्रांसप्लांट सेंटर लगा दें और कोई 20-25 कार्डियोलॉजी के सेंटर्स बना दें और डायलिसिस सेंटर की खोल दें। डॉक्टर साहब, डायलिसिस पे एक दफ़ा बंदा चला जाता है, क्या वो वैसी बराबर है जब हमारे अपने गुर्दे सही काम कर रहे हो? देखिए बराबर तो नहीं है, ज़ाहिर उसका काम चलता है, उसके अंदर जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है मशीन उसको साफ, जो गुर्दों का काम मशीन कर रही होती है। डायलिसिस बेसिकली एक ट्रांजिशनल फेज़ है। आपको रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट इज अल्टीमेट ट्रीटमेंट, ठीक है। वो तो गुर्दे मिलते 2-3 साल लगते को मिलते हैं, फिर उसकी अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज होते हैं, तो वो डिफरेंट अपने उसके प्रॉब्लम है। और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट देखिए कितनी बढ़ जाती है। देखिए जो डायबिटीज़ का लोग कहते हैं जी इलाज बड़ा महंगा है, अगर आप डायबिटीज़ का आप शुरू से अच्छा इलाज करें बहुत सस्ता है। ये अगर आप इस पे 10 रुपये खर्च कर रहे हैं, ये कल आपके 1000 रुपये बचा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो कि गुर्दों को बचा सकती हैं? अच्छा, इसमें बहुत सारी अद्वियात, हम अगर पेशेंट को माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया यानी यूरिन की थोड़ी में उसके प्रोटीन आना शुरू हो गई, तो हम जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जैसे एस इनहिबिटर्स होती हैं, ये ARBs होती हैं, वो हम देते हैं लो डोज के अंदर, ताकि इसके गुर्दे के अफ़ाल ख़राब ना हो, बल्कि इससे रिपेयर भी होते हैं, अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। और अगर आपको उसको ब्लड प्रेशर भी है तो ब्लड प्रेशर में उन अद्वियात का इंतखाब करें जो गुर्दों को भी फ़ायदा पहुँचा सके, जिसमें एस इनहिबिटर्स और ARB जिसको हम कहते हैं, ये ग्रुप से वो लगे। अब डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए कि कोई ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो गुर्दों को नुकसान देती हैं? जी बहुत सारी दवाइयाँ जो और हैं, बहुत सारे लोग देसी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग। डॉक्टर साहब इस तरह का एक सवाल भी है, नेक्स्ट मैं वो भी आपसे पूछूंगा, ये उसके साथ हम बंच कर लेंगे, जो दवाइयाँ और ये जो आपने देसी कहना, एक सवाल इसी पे भी है। मिस अगर आपका सर मेडिसिन की आप बात कर रहे थे, तो ये इमरान मुस्तफ़ा साहब हैं, ये कहते हैं कि आई एम डायबिटिक, मेरी एज 37 है, मुझे पिछले 7 साल से डायबिटीज़ है। ये कहते हैं कि मेरा ट्राइग्लिसराइड्स भी हाई है और इनका HbA1c 6.8 है। ये कहते हैं कि मैं सीटाग्लूमेट 50/1000 BD लेता हूँ, डाइमाइक्रॉन MR 30 बिफोर ब्रेकफास्ट एंड ग्लूकोबेव 50 BE।
डॉक्टर इम्तियाज़ साहब से मशवरा लेना चाहता हूँ कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। देखिए ट्राइग्लिसराइड जो बेसिकली हम जब बात करते हैं ऑल्सो मैंने एक चीज़ पॉइंट मिस कर दिया कि इन्होंने कहा कि मेरी 2013 में जो मेरा ट्राइग्लिसराइड लेवल था वो 710 था, पर आजकल 190 है। देखिए जो ट्राइग्लिसराइड है, अगर आप किसी बंदे को कहें कि तुम्हारी शुगर, अगर मुझे कहे मेरी शुगर की रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो कहते हैं मेरे पास ट्राइग्लिसराइड की रिपोर्ट है। अगर वो ज्यादा है तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहा। तो ट्राइग्लिसराइड बेसिकली इनडायरेक्टली आपको शो कर रहे होते हैं कि आपका लेवल ज्यादा होता है। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड खून में एक चर्बी की किस्म है। नॉर्मल एक डायबिटिक पेशेंट का ये 150 से कम होना चाहिए। अच्छा। ये जो इनका है, इनका 700 रहा है। तो कुछ लोगों का मैंने देखा हज़ारों में होता है, जैसे इनका 700 पे है। आमतौर पे ये लोग मेरे ख्याल से डायबिटीज़ की वजह से इतना ज़्यादा हम पाकिस्तानी पॉपुलेशन में नहीं होता। ये बेसिकली फेमिलियल हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया है, यानी ये ख़ानदान में एक चलने वाली, इनके बाकी ख़ानदान के अफराद के अंदर जो मरूसी तौर पे इनको जेनेटिकली इनको ट्रांसफ़र हुई है ऐसी जिन जो ट्राइग्लिसराइड लेवल इनके अफेक्ट करते हैं। तो बड़ी अच्छी अद्वियात मौजूद हैं जो ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हज़ारों में होता है, उनके लबलबे में पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। अच्छा। तो सोजिश हो जाती है। हाँ जी, लबलबे की सोजिश हो सकती है। तो इसलिए इनको कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी होता है। दूसरा ये कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर है, इनको यानी दिल की बीमारी का भी बायस बनते हैं। तो इनका कंट्रोल बड़े तरीके से अच्छी अद्वियात से कंट्रोल किया जा सकता है। और सर एक वजीहा आबिद हैं, वो पूछ रहे हैं कि HbA1c 6.2 है इनका, और ग्लूकोज फास्टिंग इनका 93 mg है। क्या मैं मेडिसिन के बगैर डायबिटीज़ इम्प्रूव कर सकती हूँ? 6.2 है 6.2 है ग्लूकोज। बेसिकली इनका जो A1c है वो बॉर्डर लाइन डायबिटीज़, हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। ठीक है। कि वर्ट डायबिटीज़ यानी जो पक्का डायबिटीज़ का केस है वो 6.5 से ऊपर शुरू होता है। ये 6.2 है, बॉर्डर लाइन है। और 6.6 है, 6.6 तो वर्ट डायबिटीज़ है। ठीक है। जब डायबिटीज़ 6.5 को क्रॉस कर लिया है, चाहे जो वट एवर द लेवल में भी, तो जो अगर हम बुक के हिसाब से चले, हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस मेटफॉर्मिन। राइट। यानी अपनी डाइट को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, और दूसरा है कि मेटफॉर्मिन की अद्वियात इस्तेमाल करें। इनको दवाई की ज़रूरत है, बिल्कुल अपने आप को धोखा न दें। दवाई को इस्तेमाल करके शुरू से इसको 6.5 से नीचे ले आएँ, तो इनको अद्वियात की ज़रूरत है। ये अपने डॉक्टर से मोहल्ले से मशवरा करें। सर लास्टली जुल्करनैन, एक सवाल कर लूं, आपने सारे इकट्ठे रैपिड फायर लास्ट जुल्करनैन, क्योंकि इनका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये पूछ रहे हैं कि सर क्या स्टेम सेल ट्रीटमेंट से डायबिटीज़ ठीक हो सकती है? स्टेम सेल्स से डायबिटीज़, देखें ये एक दुनिया के अंदर एक बड़ा एक ख्वाब था। कुछ अर्सा पहले दुनिया अमेरिका के अंदर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे कि स्टेम सेल्स को हम ऐसे, स्टेम सेल बेसिकली मैं उसको बता दूँ कि इमेच्योर सेल होते हैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, यानी उसको जेनेटिकली आप ऐसा मॉडिफाई कर कुछ भी बनवा सकते हैं। प्लूरीपोटेंट। हाँ, प्लूरीपोटेंट, यानी अगर आप उसे कहें म्यूटेटेड, हाँ, कि उसको आप लबलबा बना दो, नया लबलबा बन जाएगा। अगर आपको जी वो बना दो, हमें जो है क्या कहते हैं कि कोई ब्रेन का कोई ऑर्गन बना दें, इस तरह, तो उसको आप उस पर रिसर्च चल रही थी। तो बेसिकली ये रिसर्च की साइड पे है। बेसिकली अगर ये कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब है कि यू कैन रिप्लेस योर होल पैंक्रियास, पूरा वो बन के सारी चीज़ें वैसे आ सकती। तो इट कुड बी ट्रीटमेंट इन द फ्यूचर, माइट बी, बट इट्स नॉट इन मार्केट और प्रैक्टिस में नहीं है अभी, ये एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे है। तो इसमें अल्लाह करें, इसमें क्योंकि उसके बहुत सारे फंड्स हैं ना, फिर वो डाइवर्ट हो गए डिफरेंट डायरेक्शन में यूएस के अंदर, तो वो उनको और मसाइल का दरपेश हो गए। तो इसको इस पे रिसर्च काफ़ी अंडर रिसर्च है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इससे रेलेवेंट एक सवाल मेरा भी, ये जो मिस ने पूछा है, चलें स्टेम सेल्स तो अभी अंडर रिसर्च है, कोई ऐसा पेंक्रियाज ट्रांसप्लांट जो किया जा सके, या एक्सटर्नल उस टाइप का, जैसे पेंक्रियाज काम क्या करता है डॉक्टर साहब, वो बताता है कि इस वक्त इतनी ब्लड शुगर है और इतनी मैं रिलीज़ कर दूं, तो वो मेंटेन करता है ना कोई इंसुलिन लेवल और ब्लड शुगर लेवल। कोई इस किस्म का कोई इम्प्लांट हो सकता है? इम्प्लांट तो नहीं है, जिसपे जो दुनिया बिल्कुल उसके बिल्कुल करीब है, जिसको हम क्लोज लूप सिस्टम कहते हैं। क्लोज लूप सिस्टम ये है कि एक किस्म का इंसुलिन पंप है और उसके अंदर सेंसर भी लगा ग्लूकोज चेक करने वाला, और इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम भी है। देखिए जो बॉडी के अंदर क्या हो रहा है पेंक्रियास के, आप खाना खाते हो, आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। जब ये ग्लूकोज, ये ब्लड
हाई ग्लूकोज के साथ पेंक्रियाटिक उन सेल से गुजरता है तो सेंस करते हैं कि इसका आपका शुगर लेवल ज़्यादा है, ठीक, जो उतना ही इंसुलिन जितनी आपको चाहिए वो आपके उसके खून के अंदर आ जाए जी, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा था हमारे, लेकिन हम इसकी खबर भी नहीं होती। ठीक है। तो ये जो सिस्टम है जिसको ऑटोमेटिक सिस्टम जो क्लोज लूप है, ये आपका शुगर भी साथ ही टेस्ट करता जाएगा और आपके साथ क्योंकि इंसुलिन रिजर्वायर भी लगा हुआ होगा, उतनी ही इंसुलिन आपके जो बॉडी को चाहिए होती है उतनी ही वो साथ वो इंजेक्ट भी कर देगा। तो ये एक बड़ा इन्वेंशन है, इट्स नॉट फॉर अवे, इट्स माइट बी इट विल टेक अनदर कपल ऑफ ईयर्स टू बी इन द मार्केट। ये भी नहीं है अभी, एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे है, इस पर ट्रायल हो चुके हैं, दे हैव वेरी गुड रिजल्ट्स ऑफ इट। और लेकिन ये अभी जब ये इसको FDA का अप्रूवल आ जाएगा तो फिर ये इट विल बी अवेलेबल इन द मार्केट एज वेल। तो इससे कोई मिलती जुलती चीज़ जो आप टाइप 1 में करते हैं, पंप टाइप, वो इंसुलिन पंप है। अगर अब आप कभी हम मेरे ख्याल से कोई मौका दें, हम जो इनोवेशंस इन डायबिटीज़ मैनेजमेंट पे हम किसी एक प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाइपलाइन में क्या चीज़ें हैं जो नए नए ट्रीटमेंट हैं, ठीक है, तो क्या होराइजन्स हैं, क्या चीज़ें हम उसको लेके आ रहे हैं लोग उसको, और पाकिस्तान में भी वेरी सून दे विल बी अवेलेबल। तो ये इंसुलिन पंप बेसिकली ये भी वो पंप है जो आपकी शुगर को टेस्ट करता है, लेकिन इसकी डोज को इंसुलिन की आपको खुद एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, तो इंसुलिन पंप टाइप 1 के अंदर बहुत सारे ले रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पहले अवेलेबल नहीं था, लेकिन इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपके साथ 24 घंटे जैसे पेजर लगा होता था ना बेल्ट के साथ, तो इस तरह एक छोटा सा कैनुला लग के आपकी बॉडी को आपको इंसुलिन देता रहता है और आपकी शुगर को भी सेंस करता रहता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, मैंने वो आप बताने लगे थे हमें अद्वियात के मुतालिक कि जो नुकसानदेह होती हैं गुर्दों के लिए, क्योंकि आज वर्ल्ड किडनी डे है, तो एक उससे मुतल्लिका सवाल भी है हमारे पास। अजहर हामिद हैं, कहते हैं अनफॉर्चुनेटली ऑन द प्रेशर ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आई यूज सम कुश्ते फ्रॉम सम हकीम्स, आई एम डायबिटिक फॉर लास्ट 10 years, आई एम हैविंग स्वेलिंग ऑफ माई फीट, पाँव में वर्म आ गया। अब ये बहुत अपसेट हैं, तो कहते हैं डॉक्टर इम्तियाज़ से कहें कि मैं क्या करूं। और मेरा सर इससे मिलता जुलता सवाल वहीं का वहीं है, कुश्ताजात पे भी बात कीजिए, और कौन सी ऐसी दवाइयां हैं डॉक्टर्स की, एलोपैथिक आप समझ लें या कोई ओवर द काउंटर समझ लें, जो कि गुर्दों को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, और हमें सोच समझ के अपने मुआलिज से, ये नहीं कि एक प्रिस्क्रिप्शन लिखवा ली है तो चल सो चल। ये आपका जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरा ख्याल है कि काफ़ी हमारे माशरे में लोग ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो देसी के नाम से है, और इसके अंदर लोग हैवी मेटल यूज़ करते हैं। कुश्ता क्या है? हैवी मेटल है, किसमें चांदी या सोना या कॉपर या इस तरह की जो मेटल, मरकरी भी ले लेते हैं, मरकरी भी लेते हैं, तो उसको डाल के कुश्ता बनाते हैं। मरकरी इज पॉइजनस। हाँ, तो वो उसको, हाँ, तो उसको वो इस यूज़ करते हैं कि ये हैवी, वो सर उसका कहते हैं जहर मार दिया, जहर मार दिया होता है, जो भी वॉट एवर, लेकिन उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ये सारी जो हैवी मेटल्स हैं दे आर टॉक्सिक फॉर द किडनीज, क्योंकि जब ये किडनी जाते हैं तो जैसे सारे किडनी को जब वो कहते हैं कि वो उसको जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो अंदर वापस कर लेता है और जो बुरी चीज़ें यूरिन फेंकता है, तो ये ना फेंक सकता है ना वो उसको निकाल नहीं सकता, क्योंकि हैवी होती हैं, इनके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, वो फिल्टर भी नहीं करते, तो किडनी को ये डैमेज करती है बेसिकली। तो इनको जो हो गया कि इनके पाँव पे स्वेलिंग आए, लगता है ऐसे कि इनको हैवी मेटल पॉइजनिंग हुई और इन्होंने काफ़ी अरसा लिया, और इसकी वजह से इनका प्रोटीन यूरिन के अंदर आना शुरू हुई, उसकी वजह से इनको स्वेलिंग शुरू हो गई। क्योंकि जब यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन आती है, एल्ब्यूमिन वो चीज़ है, इसको याद रखें जी, जो आपके जिस्म खून की नाली में पानी को होल्ड करके रखती है, अंदर रखती है, पानी को खून की नाली के अंदर रखती है। जब आपके अंदर एल्ब्यूमिन की कमी होती है तो पानी जो होता है वो होल्ड नहीं रहता, वो आपकी दूसरी टिश्यूज़ के अंदर आ जाता है, सोजन आ जाती है, वर्म आ जाता है, इसको एडीमा भी कहते हैं। तो बेसिकली उसकी वजह से इनको एडीमा हो रहा है। अब ये है कि इस फौरी तौर पे इलाज क्या है, हम शायद कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं इस पेशेंट की जा सकती, क्योंकि अब इनको ये है, लेकिन ये बाकी लोगों के लिए सबक है कि अपनी ऐसी अद्वियात जो कुश्ता या ऐसी अद्वियात जिसका आपको पता नहीं है इसके अंदर क्या चीज़ है, इंग्रेडिएंट्स का पता नहीं, और आपको इसके मैन्युफैक्चरर का पता नहीं, और आपको ये नहीं पता ये वाकई इसके साइंटिफिकली प्रूव्ड, इसकी सेफ्टी प्रूवन है कि नहीं है, तो उसको जहन में रखें। और ये अभी इसका इनका किडनी इफेक्ट हुआ है, इनको चाहिए कि फौरी तौर पे छोड़ दें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें। हो सकता है उनको कुछ
ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब लोग ताकत कहते हैं इनमें ताकत होती है, ताकत के लिए खाते हैं। देखिए बहुत सारे मुझे पेशेंट कहते हैं हम ताकत की गोली डॉक्टर साहब लिख के दें। मैं कहा अगर गोली के अंदर ताकत होती तो हम दोपहर का खाना खाने के बजाय ताकत की गोली मंगवा लेते, कैंटीन पे ताकत की गोलियां रखते और हम कैफेटेरिया से ताकत की गोली पानी से खाते, अल्लाह खैर सलाम। तो ताकत की बेसिकली गोली है नहीं। अच्छा, ठीक है, तो ये एक ताकत की गोली के नाम पे बहुत सारा कारोबार भी चलता है। अच्छा, जो आपका अगला सवाल है कि बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं, लेकिन उसमें से मैं चाहूँगा कि जो सबसे कॉमन दवाई जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे, वो दर्दों की दवाई हैं। अच्छा, जैसे आप डिक्लोफेनेक सोडियम है या इस तरह की जो दवाइयाँ हैं, तो आपको डॉक्टर लिख के देता है जी आपको जोड़ों का दर्द, तो आप देखें घर घर में जोड़ों का दर्द है और लोग महीनों ही साल हा साल वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। इसको हम अपनी ज़ुबान में NSAIDs कहते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज़। तो उसकी वजह से वो दवाइयाँ खाने की वजह से, क्योंकि जो गुर्दों पे इफ़ेक्ट करती हैं, तो क्रेटिन बढ़ जाता है, गुर्दों में डैमेज होता है, मैदे को डैमेज करती हैं, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकती हैं। अच्छा, तो ये इन अद्वियात से बचना बहुत ज़रूरी तो ये ना खाएं डॉक्टर साहब? देखें, खाएं वक्ती तौर पे थोड़े अरसे के लिए, फिर उसके बाद अपने डॉक्टर से मुआले से मशवरा करें कि इनको लंबे अरसे तक लेना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि ये इसका डैमेजिंग इफेक्ट ज़्यादा है। फ़ायदा, और बाज़ लोग मैंने देखा, कल एक दो पेशेंट क्लिनिक में थे, वो 2 साल से ले रहे हैं जी, दर्द को फ़र्क रहता है। तो अब उनका फिर लाजमी हमें इस तरह के मसाइल से, और इस तरह बहुत सारी कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप से, जैसे जेंटामाइसिन वगैरह, वो भी अगर ज़्यादा मिकदार में वो भी है। कुछ और किस्म की अद्वियात हैं लेकिन वो रेयरली यूज़ होती हैं। और इस तरह जो एंटीफंगल मेडिसिन हैं जो खाने वाली हैं, वो भी प्रॉब्लम करती किडनी के अंदर। तो हमें जो भी, फिर हम बात इस प्रोग्राम के तवज्जुह से यही बात करते हैं, जो भी इलाज करें अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना करें। और बहुत सारे जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, जो पीयर प्रेशर में जैसे जो लोग आए हैं कि वो उन्होंने गलत अद्वियात शुरू की, फिर उसके बाद गूगल डॉक्टर है वो आपको गलत अद्वियात शुरू करवा देता है। गूगल डॉक्टर के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा इस लिहाज से कि आपको डिजीज़ अवेयरनेस होनी चाहिए। जो दवाई वाला पोर्शन है वो खुद आप ना डिसाइड करें, फिजिशियन पे आपने वो छोड़ दें। और गूगल डॉक्टर से लोग ये करते हैं कि आप, उसमें नुकसान भी होता है। आपने अगर कोई ऐसी दवाई दी है जो ज़ाहिर है हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो वो ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स को हाईलाइट करके ले आते हैं और दवाइयाँ खुद छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं। ये तो डॉक्टर साहब ने ऐसी दवाई लिख दी जो बड़ी जहरीली थी। तो ये भी गूगल डॉक्टर से, क्योंकि अगर गूगल से ही डॉक्टरी आनी होती तो फिर मेडिकल कॉलेजेस की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये एक एजुकेशन है, वो आपको उसके पीछे एक बैकग्राउंड होती है, आपको पता है कि इसके पीछे आप बेसिक साइंसेस का इल्म लेते हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुअली आपको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, आपकी ट्रेनिंग की जाती है, फिर उसके बाद आप अद्वियात लिखने के काबिल होते हैं। तो ऐसे ही है ना डॉक्टर साहब के लिखा तो वहाँ पे ये भी होगा गूगल में कि पुल कैसे बनाते हैं, लिखा होगा कहीं अगर पंप पढ़े लिखा है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज। हाँ, तो अब वो बंदा ब्रिज बनाने लग जाए और कोई पीछे सिविल इंजीनियरिंग की ना हो तो क्या नतीजा निकलेगा? तो उसका नतीजा वही निकलेगा जो हम इस तरह के अद्वियात खाने से बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये जो दवाइयाँ दर्द के लिए, दर्द के माने दवाइयाँ हैं, दाफे दवाइयाँ हैं, ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, स्टीरॉयड्स ले सकते हैं? स्टीरॉयड्स भी नहीं, स्टीरॉयड्स वंडर ड्रग हैं, इसको हम डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स कहते हैं। डिजीज़ यानी ये आपकी जो देखिए एक छोटी सी इसमें हम कहते हैं कि कोई भी जब इंजरी होती है, जो कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके अंदर एक इन्फ्लामेशन का प्रोसेस, इन्फ्लामेशन का होता है, जिसको आप कहते हैं सोज, दर्द और जो सुर्खी, ठीक है, रेडनेस, पेन और स्वेलिंग, यानी इन्फ्लामेशन के जो हार्मोन। ये बता रहे हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो ये बेसिकली उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को, ये बेसिकली प्रोटेक्टिव फिनोमिना है। यानी अगर आपको दर्द हो, आपको पता चल जाएगा मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, सोज और इसका मतलब ये मसला है, तो ये सारे सिस्टम को सप्रेस कर देती है। ठीक है, तो कुछ बीमारियाँ ऐसी जिनमें वाकई ये सोजन वगैरह जैसे जोड़ों की प्रॉब्लम है, और इसमें वाकई वो लोग जब हकीम इसका मिसयूज़ करते हैं, वो ऐसी स्टीरॉयड अपनी अद्वियात के अंदर डाल देते हैं, जल्दी से फ़ौरन आराम आता है, और मरीज़ उठ के दूसरे दिन जो पेन से करा रहा होता है, दूसरे दिन भाग रहा होता है, तो वो कहते हैं ये बड़ी अच्छी दवा। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म यूज़ आपको दूसरे मसाइल से दो चार कर सकता है, जिस्म फूल सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और स्किन के प्रॉब्लम आ सकते हैं, शुगर हो ही नहीं है तो होने का ख़तरा हो जाता है, अगर हुई हो तो वो ख़राब हो जाती है,
तो बहुत गुर्दों पे भी गुर्दों पे इफेक्ट तो शायद डायरेक्ट तो नहीं आता, लेकिन आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो इसको भी, ये भी बड़ी कंट्रोल्ड है, इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द फिजिशियन, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको देनी भी पड़ती है कुछ बीमारियाँ, लेकिन उसके लोएस्ट डोज के साथ वो आपका फिजिशियन डिसाइड करता है। ये नहीं कि आप फक्का मार रहे हैं वो स्टीरॉयड खाते हैं। सर स्टीरॉयड खाने से आहिस्ता आहिस्ता कुछ टॉलरेंस हो जाती है, इसकी मिकदार बढ़ने लग जाती है और उसके आप ग्रेजुअली इसको साथ, पहले थोड़ी दवाई से असर होता था, अब ज़्यादा दवाई से असर होता है, इस तरह साइड इफ़ेक्ट्स भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी ये स्टीरॉयड्स तो ख़ास तौर पे जो अपने तौर पे नहीं यूज़ करने चाहिए। सर आज का आखिरी सवाल, इंसुलिन आपने कहा कि इस्तेमाल करने से वक्त पे बर वक्त इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं होता, फ़ायदा होता है। कई मरतबा जब मरीज़ इंसुलिन ज़रा देर से शुरू करता है तो जिस डोज़ पे शुरू करता है आहिस्ता आहिस्ता वो डोज़ कम होने लग जाता है। ये अच्छा है या इस पे कोई गुर्दों का भी मसला हो सकता है? बहुत सारे पेशेंट हमारे खुश होते हैं कि बहुत सारे पुरानी डायबिटीज़ है, 20 साल से डायबिटीज़ है, और उनका जी कहते जी मेरी तो दवाइयाँ, मेरी शुगर लो रहना शुरू हो गई है, मैं पहले एक गोली खाता था, बादी खाता, गोलियाँ भी बंद कर दी, फिर भी शुगर ठीक रहती है, तो फ़ौरन ये इंसुलिन ज़्यादा लेता था, बहुत कम इंसुलिन लेता है। तो मैं उनको ये कहता हूँ अपने गुर्दों के टेस्ट करवाएँ, रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएँ। तो आमतौर पर जब गुर्दे ख़राब होते हैं जी, तो आपका जो ये चीज़ें होना शुरू हो जाती, होता ये है कि बेसिकली जो आपके अंदर कुछ ना कुछ इंसुलिन जब बन रही होती है ना, नॉर्मली इंसुलिन की जो डिग्रेडेशन है, यानी उसको जो टूट फूट है, वो गुर्दों के अंदर होती है और वो उसके थ्रू एक्रीट हो जाती है। तो जब किडनी ख़राब होते हैं तो ये इंसुलिन जितनी भी बनी होती है वो निकलती नहीं बाहर, वो टूट को काम करती जाती है, रीसर्कुलेट करती रहती है, रिसाइकल हो जाती है, समझो रिसाइकल हो जाती है। तो उसकी वजह से उनकी शुगर लो रहना शुरू होती है, इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, अद्वियात की मिकदार कम हो जाती है। ये कोई अच्छा साइन नहीं है। डॉक्टर साहब कौन कौन से टेस्ट करा लेने चाहिए कि भाई गुर्दों का पता चल जाए काम कैसा कर रहा है? देखिए सबसे जो पहले ज़रूरी है कि अपना शुगर आपको कंट्रोल, एज, हीमोग्लोबिन A1C पता होना चाहिए। नंबर 2 आपका यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन हर 3 महीने बाद अपना यूरिन ज़रूर टेस्ट करवाएं। और एक बात जो सबसे ज़रूरी है कि जब आपके यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाए अपनी आँखों का मुआयना भी करवाएं, क्योंकि रेटिना और गुर्दे इकट्ठे मुतासिर होते हैं, साइड बाय साइड चलते हैं, तो रेटिनोपैथी को भी रूल आउट करना चाहिए। तो और तीसरी जो चीज़ है कि अपना जो है कि ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल रखें, और फिर एडवांस स्टेज पे अगर प्रोटीन यूरिया आ रहा है, काफ़ी देर से आ रहा है, तो यूरिया क्रेटिनिन वो भी आप करवाते जाए। मिस मैं तो काफ़ी सवाल कर लिए, आपने भी पेपर्स फोल्ड कर दिए हैं? हाँ जी। और कोई सवाल अगर है? काफ़ी डॉक्टर साहब का हमने जो है टाइम भी लिया और बोछाड़ कर दिया, एलैबोरेटिव उन्होंने सारे सवालों की आप। Dr. Imtiaz Hasan, thank you very much for your expertise, your input, your time. Just a last word for all the people who are watching you right now as a consultant diabetologist, World Kidney Day पे, what will be your word of advice? Word of advice यही है कि किडनी की बीमारी जो डायबिटीज़ से अफेक्टेड लोग हैं ये इनएविटेबल नहीं है, यानी ये आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ नहीं है। अगर आप शुरू से अच्छा कंट्रोल रखते हैं शुगर का, ब्लड प्रेशर का, और अपने टेस्ट जो स्क्रीनिंग टेस्ट बर वक्त करवाते जाते हैं, तो ये इससे आप बच सकते हैं, इसको कोई ऐसा मसला नहीं है। यू कैन लिव वेरी हेल्दी लाइफ विद हैविंग वेरी कंट्रोल डायबिटीज़ अच्छी कंट्रोल रखेंगे, ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल है, यू कैन लिव हेल्दी। थैंक यू डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, थैंक यू रिदा, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसके साथ ही डॉक्टर एजाज कुरैशी को भी इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।